नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करा रही थी। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में इस वीडियो लेक्चर्स में आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो यूनिट है ये आपकी सेकंड यूनिट है, जो आपके सेकंड यूनिट में आपने थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसी के आगे का पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस सेकंड यूनिट के दो पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट में तो आप थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पढ़ते हो और दूसरे पार्ट में हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या स्टडी करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। देखो, हमने जब आप याद हो तो केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हो तो आप इस वर्ड को बहुत बार यूज करते हो। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में हमने हर बार ये लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम उस मास एक्शन को समझेंगे। देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग रिएक्शंस पे स्टडी किया। विल्हेमसन ने देखा कि जब हम शुगर का एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। जब हम शुगर का एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा था? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा था। जैसे ही हम इस शुगर की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर रहे थे, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो रहा था। फिर उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग रिएक्शंस पे स्टडी किया और उसके बाद गोल्डबर्ग और वेगे ने बहुत सारे एक सीरीज में ये स्टडी की और उन्होंने इस सीरीज में बहुत सारे रिएक्शंस पे स्टडी करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को ही क्या कहा गया? लॉ ऑफ मास एक्शन। और इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो, किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशंस की। द रिएक्टिविटी रेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस is directly proportional to the concentration of substance। उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो किसी रिएक्शंस में एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन का जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन अलग अलग जो सब्सटेंस है इनकी कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के। क्या कहा मैंने? इन ए होमोजीनियस रिएक्शन, in a homogeneous reaction, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant take part in the
रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रिएक्शन का रेट। कैसे समझ में आएगा, हम एक रिएक्शन लिखते हैं। देखो हमने कहा कोई एक रिएक्शन है A+B, ये रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन है और इसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से, A और B, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट का हमें कोई लेना देना नहीं। तो इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A की कंसंट्रेशंस इनटू में B की कंसंट्रेशंस। ये लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट मींस मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रिएक्शन का रेट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया। यदि आपके किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के एक से ज्यादा पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे N1A प्लस N2B, तो आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशंस की पावर N1 और B की कंसंट्रेशंस की पावर N2। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, यहां तक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी किया। अब देखो इसमें हमने ये ब्रैकेट काम में ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशंस के लिए। किसके लिए काम में ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। अब देखो कई बार जब हमारे पास आयनिक सॉल्यूशन होता है तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ये इसमें ये एग्जैक्ट पार्टिकल्स या कहें कि रिएक्टेंट जो हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते या कहें कि इफेक्टिवली फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम क्या काम में लेते हैं उस टाइम, एक्टिव मास काम में लिया। तो एक दूसरी नई डेफिनेशन निकल के आ गई कि रिएक्शन का जो रेट है किसमें, आयनिक रिएक्शंस में की बात करें, आयनिक सॉल्यूशंस में जो भी हम रिएक्शंस करते हैं वहां पे हम मोलर कंसंट्रेशंस काम में न लेके क्या काम में लेंगे, एक्टिव मास काम में लेंगे, कि उस टाइम जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशंस में भी एक रिलेशन होता है। मैंने आप लोगों को उस टाइम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आयनिक कंपाउंड ही है। तो ये जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन यूज न करके एक्टिव मास काम में लिया जाता है। एक्टिव मास वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में। मैंने क्या कहा, एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशंस का वो इफेक्टिव पोर्शन है जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर, तो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशंस के बीच में भी एक रिलेशनशिप होती है। क्या होता है कि एक्टिव मास को मैं A से डिनोट करूं और कंसंट्रेशंस को मैं मोलर कंसंट्रेशंस को मैं C से डिनोट करूं, तो एक्टिव मास जो है A ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशंस के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम कोई कोफिशिएंट काम में लेंगे, A इक्वल टू FC। ये जो F है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। इस A को हम एक्टिव मास भी कहते हैं और बहुत जगह पे आप इसको एक्टिविटी भी, एक ही बात है।
एक्टिव मास जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम आगे सारे एक्टिव मास यूज करेंगे, मतलब बहुत सारे यदि हम आयनिक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे C कंसंट्रेशन यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, एक्टिव मास काम में लेंगे। क्लियर? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। आप लोगों ने बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आप कोई कांस्टेंट काम में लेते हो और इस कांस्टेंट को क्या कहते हो, रेट कांस्टेंट। भाई रेट की इक्वेशन में आ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। आप क्या समझ में आया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, वो एक ऐसी स्टेट है या ऐसा पॉइंट है जहां पे रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो स्टेट या वो पोजीशंस क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट मिलेगा हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाएगा। क्लियर? अब हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए हम दो चीजें काम में लेंगे। क्या लेंगे, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों ही हम समझ लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमने समझ लिया और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हमने समझ लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। ये हुआ भाई अग्र दिशा की अभिक्रिया का वेग और पश्चिम दिशा की अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के। ये दोनों यूज करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। यहाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ए, पहले मैं सिंपल वाली लेती हूँ, ए प्लस बी से क्या बना है, सी प्लस डी। यहाँ पे हम दोनों ही चीजें लिखेंगे, रिएक्टेंट भी लिखेंगे और प्रोडक्ट भी लिखेंगे। अब देखो इस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शंस चल रही है। एक रिएक्शन तो कैसे चल रही है, ए प्लस बी से क्या हो रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट लो के अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या होगा, मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट को किससे डिनोट करूंगी, RF से। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ में लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शंस की रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए की कंसंट्रेशंस इनटू बी की कंसंट्रेशंस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट मिलेगा।
क्लियर? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे रेट को फॉरवर्ड डायरेक्शंस की रिएक्शंस के लिए ले रहे हैं तो मैं उसको क्या कहूंगी, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। उस फॉरवर्ड डायरेक्शंस के रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, के एफ से डिनोट करेंगे, ए इंटू बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी रिएक्शन का क्या दिख रही है आपको कि कुछ टाइम के बाद ये प्रोडक्ट जो है ये भी रिएक्शन करना शुरू कर देता है। मीन्स दूसरी रिएक्शन हमारे पास है C प्लस डी एज ए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये A प्लस बी। इस रिएक्शन को हम कहेंगे ये पीछे की तरफ चल रही है तो ये रिएक्शन कहलाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। अब इस बैकवर्ड रिएक्शन पे भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का बैकवर्ड डायरेक्शंस का जो रेट है उसको मैं आर बी से डिनोट करूंगी। बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C इंटू डी की कंसंट्रेशंस के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं। अब ये भी कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको K कांस्टेंट से डिनोट करते हैं और इसको K B से डिनोट कर दूंगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर बी, ये बन गया आपके पास के बी सी इंटू टी। ये इक्वेशन होगी आपके पास। तो ये चीज हमने निकाली लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके। अब हम यहाँ पे दूसरा यूज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्या कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब इक्वल हो जाते हैं उसको कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। मीन्स एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से आप रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर 2 से आप रेट ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू उठाओ और इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ put the value of RF कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड RB फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 3। पुट करो। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है आपका, KF A B इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है, KB C इंटू डी। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशंस में हम कंसंट्रेशंस टर्म को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, KF और KB, इनको तो हम एक साइड ले आए और कंसंट्रेशंस क्या है, A B C और D। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है ये क्या है, कंसंट्रेशंस है। ले क्या हुआ, इस KB को तो मैं इसके नीचे भेज दूं और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको इसके नीचे ले आओ। तो क्या होगा,
के एफ अपॉन के पी, ये क्या बनेगा सी अपॉन डी, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शंस के रेट कांस्टेंट का रेशियो। फॉरवर्ड डायरेक्शंस के रेट कांस्टेंट मींस ये भी कांस्टेंट है, ऊपर वाली वैल्यू भी, और नीचे वाली वैल्यू भी आपके पास क्या है कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट, और इस कहां पे मिला ये कांस्टेंट हमें इक्विलिब्रियम पे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये हम कंसंट्रेशंस की टर्म में निकाल रहे हैं, इसीलिए मोलर कंसंट्रेशन से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे Kc से डिनोट किया जाएगा। Kc, C मीन्स मोलर कंसंट्रेशंस। Kc किसके इक्वल होगा C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, मीन्स ये क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने फॉरवर्ड डायरेक्शंस के रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट। क्या था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। और ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी वैल्यू आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। Kc क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। यूनिट क्या होगी देखो, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पहले अभी आप Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्लियर। अब हम ये था सॉल्यूशंस में, यदि कोई गैसेस रिएक्शन हुई, क्या हुई गैसेस रिएक्शन हुई, अब हम गैसेस रिएक्शंस में कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन से वाला इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर। अब देखो पार्शियल प्रेशर, देखो यदि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में हुई तो हम वहां पे कंसंट्रेशंस की जगह क्या यूज करेंगे प्रेशर यूज करेंगे। अब देखो गैस इक्वेशन में, गैस रिएक्शन में आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी PV, ये था nRT, PV इक्वल टू nRT। इस वॉल्यूम को यदि मैं यहां पे लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ गया प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आ गया N अपॉन V RT। R क्या है गैस कांस्टेंट, आप लोगों को पता है। T क्या है टेम्परेचर, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है वॉल्यूम। यदि हम किसी भी नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया मींस ये क्या है कंसंट्रेशंस। क्या डिफाइन कर रहा है कंसंट्रेशन। तो P इक्वल टू आ गया मोलर कंसंट्रेशन इनटू R इनटू मिट्टी। अब देखो यदि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब अप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये कह सकते हैं क्या
कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन। रिलेशन आ गया भाई, आर भी आपका कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो अब किस बात पे डिपेंड करेगा ये पार्शियल प्रेशर? कंसंट्रेशंस पे। और कैसे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। मींस क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ गया? C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इस इक्वेशंस में जहां पे हमने कंसंट्रेशंस टर्म यूज की, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम? पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। और उसको हम क्या कहेंगे? Kp, equilibrium constant in the term of partial pressure। क्या आया? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या आया? जहां जहां हमने कंसंट्रेशन यूज की है वहां वहां हम क्या यूज कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर C का, पार्शियल प्रेशर D का, पार्शियल प्रेशर A का, पार्शियल प्रेशर B का। अब इन दोनों में रिलेशनशिप अभी हम देखेंगे, ये बराबर नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमने इस कंसंट्रेशंस को हम उनकी पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो कितना चेंजेस होंगे, क्या होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों के बीच रिलेशन ही स्टडी करेंगे। किसके बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे? Kp और Kc के बीच में हम एक रिलेशन स्टडी करेंगे। एक बात और मैं इस वीडियो में ही समझाऊंगी आप लोगों को। देखो, यहाँ पे हमने केवल सिंगल एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस ली थी। यदि मान लो कोई इस तरीके से रिएक्टेंट होते, कौन से वाले? N1A प्लस N2P से क्या बनता? M1C प्लस M2D। इस तरीके की कोई रिएक्शन होती तो इसका जब आप Kc लिखते तब तो, क्योंकि रेट लॉ में आपके पास जैसे ही आप रेट लॉ लिखोगे, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे, बार बार रेट लॉ आ रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे ही यूज करोगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर N1 और N2 इन पे भी डिपेंड करेगा। मीन्स यहाँ से Kc की वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी? Kc की वैल्यू आएगी C M1 इंटू D M2। ये जो आगे नंबर है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस में, आगे ये जो नंबर होते हैं पार्टिकल्स के जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन नंबर्स को हम कंसंट्रेशंस की पावर की फॉर्म में यूज करेंगे अपॉन A N1 B N2। देखो, वैसे ही हमारे पास Kp, सिर्फ यहाँ पे जहां पे ये कंसंट्रेशन टर्म है वहां पे हम प्रेशर की टर्म लिख देंगे। अभी तो Pa N1 Pb N2। एग्जाम्पल लेते हैं हम, N2 प्लस 3H2 क्या बना? 2NH3। इसका हम Kc लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? NH3 कितने हैं? 2, तो NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन 2 अपॉन में क्या होगा? N2, आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, मीन्स पावर 1, N2 में H2 की पावर 3। ऐसे ही हम Kp लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।